स्टार्ट कर लेते हैं, 1 ही घंटे की क्लास है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4। तो कल तक जहाँ तक पढ़ा था कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट तो नहीं है, पर थोड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा, आज से तभी क्वेश्चन पता चलेगा। स्टार्ट कर दो इसके। अभी मैं असाइनमेंट डाल दूंगी क्लास के बाद, ठीक है। और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस देखने वाले हैं। और कल जो आपको डाउट हो रहा था ना मैंने आपके प्रूफ में, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा अभी। ओके मैम। थोड़ा डाउट मुझे भी हो गया था क्योंकि मुझे याद नहीं था उस वक्त पढ़ा हुआ। ठीक है, आज देखते हैं हम। कल हमने यहाँ तक देख लिया था। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी रिलेटेड थ्योरम्स देखेंगे आज हम। तो सबसे पहले तो देखो क्या होती है थ्योरम। सबसे पहली थ्योरम कहती है, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे ताकि थोड़ा सा, बहुत इजी सा प्रूफ है इसलिए देख लेंगे। इफ अ फंक्शन f is integrable ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जब हम लिखते हैं f is integrable ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी तो उसका मतलब क्या हो जाता है? रीमान इंटीग्रेबल। जब जब हम क्लोज्ड इंटरवल में रह के बात करते हैं किसी फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी की, वो अपने आप रीमान इंटीग्रेबल बन जाता है, ठीक है। और हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ऐसे डिफाइन करते हैं ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। वेयर ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, मतलब एक्स कोई भी पॉइंट हो सकता है ए से लेकर बी तक। ए हो जाएगा तो ऑब्वियसली एफ ऑफ ए तो जीरो ही है, दिख रहा है आपको। ए टू ए लिमिट हो जाएगी और ये कैपिटल एफ ऑफ ए जीरो आ जाएगा। देन कैपिटल एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब ये कैसे होगा? देखो, अगर किसी इंटीग्रेबल फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाए ए टू एक्स टाइप के इंटरवल में, यानी x यहाँ पे डिफाइन कर रहा है हर एक इमेज वाली वैल्यू को। जैसे जैसे हम एक्सचेंज करेंगे, ये जो इमेज सेट है हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो रेंज सेट है वो चेंज होता चला जाएगा। तो इस x की मदद से ही पूरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो जो इंटीग्रेबल फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात भी हम आगे करेंगे अभी कि कब डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। अब क्योंकि स्मॉल एफ इंटीग्रेबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, तो इसीलिए वो बाउंडेड भी है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल है। रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन बाउंडेड होते हैं, और बाउंडेड है तो कोई ना कोई पॉजिटिव m मिल जाएगा सच दैट f ऑफ t का मॉड इज लेस देन इक्वल टू दैट m फॉर ऑल t बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। बाउंडेड फंक्शन है तो उसका मॉडुलस किसी न किसी m से छोटा हो जाएगा, ऐसा कोई m पॉजिटिव एग्जिस्ट कर जाएगा। अब देखो, हमें प्रूव क्या करना है? कैपिटल एफ इज कॉन्टिन्यूअस। हम क्या करें? कॉन्टिन्यूअस वाली डेफिनेशन लगा दें। अगर इतना हम शो कर दें एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू लेस देन एप्सिलन whenever x माइनस वाई इज लेस देन डेल, तो हमारा काम बन जाएगा। यही तो है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। फॉर ऑल एप्सिलन ये चीज़ प्रूव करेंगे हम। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टर्म को लेके चलते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। पर कैपिटल एफ ऑफ एक्स की कुछ वैल्यू है जो हमें पता है। क्या है? ए टू एक्स स्मॉल एफ टी डी टी माइनस ए टू वाई स्मॉल एफ टी डी टी।
अब देखो क्या करेंगे हम, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं कि जो x है वो ग्रेटर देन y है। तो ये जो इंटीग्रेशन है अंदर a टू x और फिर a टू y, तो मान लो a पॉइंट ये है, x पॉइंट ये है, तो आपने बोला है x ग्रेटर देन y है तो y कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। अब a टू y वाला इंटीग्रेशन है और एक a टू x वाला इंटीग्रेशन है, a टू x में से a टू y वाला माइनस कर रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक बचेगा ये, मतलब ये पूरा आप कैंसिल कर y to x y टू x, y टू x बचेगा, मैंने शायद उल्टा लिख दिया नोट्स में, y टू x एफ टी डी टी, इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप जानते हो कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था मॉडुलस, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस और सिंपल इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में, ये किससे छोटा है बराबर होता है, mod एफ टी डी टी। तो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ऑब्वियसली मॉड ऑफ एफ टी डी टी, मॉड ऑफ एफ टी किससे छोटा है बराबर है, अभी हमने बोला था m से छोटा है बराबर होगा, ये y टू x आपका बन जाएगा dt, तो ये क्या बन जाएगा m इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आप इसको m इंटू एक्स माइनस वाई के मॉडुलस से भी कम लिख सकते हो, और वैसे भी x ग्रेटर देन y है तो ये इक्वल टू ही हो जाएगा, ऑब्वियसली x ग्रेटर देन y है तो उसको मॉडुलस में भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही है। तो जो हम लेके चले थे वो हम लेके चले थे कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ वाई, इसका मॉडुलस इससे कम आ चुका है, यानी कि क्या आ चुका है हमारे पास, कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस वाई। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। वैसे तो यहाँ से हम डायरेक्टली भी ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन लिपशिट्स हो जाएगा और लिपशिट्स होने की वजह से कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, नहीं तो हम डेफिनेशन भी आगे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। और देखो वैसे क्लोज्ड इंटरवल है तो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ से ये इम्प्लाई होगा, ये हर एक एक्स वाई के लिए फॉलो होता है। जब देखो एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होती है और एक कॉन्टिन्यूटी होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम ये तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डेफिनेशन हो गया, एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी फंक्शन g कब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा, जब जी एक्स वन माइनस जी एक्स टू इज लेस देन एप्सिलॉन, वो ऊपर वाली जो कंडीशंस होती हैं वो मान लेना, व्हेन एवर x1 माइनस x2 इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब किसी भी x1 x2 पॉइंट्स के लिए कंडीशन होल्ड हो जाए फॉर ऑल x1 x2 जो भी आपका डोमेन है, और उसमें उधर मैम x मैम जो सेकंड वाला है x1 माइनस x2 वो मैम डेल्टा होते हैं ना, डेल्टा डेल्टा, हाँ। और कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, ये कहती है कि जी एक्स माइनस जी ए मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल, इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूटी एट ए। और वहाँ पे हर एक पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ ए एक अलग से कुछ यूनिकली एक्ट कर रहा है, जैसे सेलिब्रिटी की तरह है ए यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ ए की बात होती है, ए पर कॉन्टिन्यूटी चेक होने की बात होती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स आप रैंडम ले लेते हो डोमेन के अंदर से और उनके लिए बोल देते हो कि उन दोनों पॉइंट्स के लिए हमेशा एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इंटरवल पे चेक होती है और कॉन्टिन्यूटी किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे चेक होती है। तो ये कौन सी डेफिनेशन है, कॉन्टिन्यूटी एट अ सिंगल पॉइंट ए, मतलब ए यहाँ पे फिक्स होता है एक तरीके से, और वहाँ पे वो x1 और x2 कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट होती है। इसी तरह यहाँ पे था x और y कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट थे, तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया था, और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, यस मैम। तो कैपिटल एफ कॉन्टिन्यूस ही दिखाना था हमें, हमने दिखा दिया। यस मैम। हल्का से रिवाइज कर लेते हैं, अगर कोई फंक्शन स्मॉल एफ इंटीग्रेबल था तो उसका इंटीग्रेशन हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। इंटीग्रेबिलिटी, इसकी इंटीग्रेबिलिटी का कहाँ पे यूज हुआ है, क्या स्मॉल एफ की, देखो हम ध्यान से देखते हैं। मैं बाउंडेड वाला, हाँ, फंक्शन इंटीग्रेबल था तो बाउंडेड हो गया, और बाउंडेड होने से ये कंडीशन होल्ड हो गई। ठीक है, बाउंडेड होने से हम ये लिख पाए, और नीचे जाके फर्दर जब हमने इसको डिवीजन किया थोड़ा बहुत, और इंटीग्रेबिलिटी की वजह से हम
यहाँ पे ये कर पाए, इंटीग्रेबिलिटी की वजह से ये स्टेप भी ले पाए हम, क्योंकि ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन के लिए ही तो होल्ड करती थी, याद है? यस मैम। ये वाला जो स्टेप है ये हम रीमान इंटीग्रेबिलिटी की वजह से ले पाए, और फिर हमने फर्दर इसको m में चेंज कर लिया, कांस्टेंट में चेंज कर लिया, बस हम x माइनस वाई के टर्म्स में इसको लाना चाहते थे, फिर मॉडुलस में चेंज कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्टली बोल सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे चूज़ करोगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलन चूज़ करोगे, तो आपको जो डेल मिलेगा वो इस टाइप का मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलन बाय एम, मतलब डेल कुछ एप्सिलन बाय एम टाइप का मिल जाएगा, वो आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ से फंक्शन कॉन्टिन्यूस हमने प्रूव कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखना है किसी भी इंटीग्रेबल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस होगा उसी क्लोज्ड इंटरवल में। बताओ समझ में आ गया? यस मैम। मैम। ठंडे रिएक्शन आते हैं वाले आपके। मतलब एक एग्जांपल दो ना, तो और भी मतलब इसका एप्लीकेशन कैसे करूँ? कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, सिंपल से सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूं, मतलब इसमें मतलब इस रिजल्ट से क्या क्वेश्चन आएगा ये बता दो। हर रिजल्ट से क्वेश्चन आए जरूरी नहीं होता, लेकिन हर अच्छा बात अच्छा। पता होनी चाहिए ना। हम्म। ठीक है, इसलिए करा रही हूँ मैं। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो क्या आता है, 0 to पाई कर लो dx, तो जो भी इसका इंटीग्रेशन निकल के आता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। और साइन एक्स तो चलो डिफरेंशिएबल भी था, ऐसा ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, इसका तो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल ही आएगा। जैसे थॉमेस फंक्शन का कल आपको जो होमवर्क दिया गया था, थॉमेस फंक्शन एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, पर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है हर पॉइंट पे, रीमान मैम इंटीग्रेबल इसका क्लोज्ड इंटरवल पे। इंटीग्रेशन निकालने को लिए कहा था लेकिन नहीं हो रहा है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये पूछा गया था। आप इस बात का यूज कर सकते हो कि एलपीएफ निकाल लो चाहे यूपीएफ निकाल लो, वो दोनों बराबर ही आएंगे किसी भी पार्टीशन के रिस्पेक्ट में, या फिर अपर इंटीग्रल निकाल लो या लोअर इंटीग्रल निकाल लो, बोथ विल बी सेम। इस बात का यूज कर सकते हो, तो जो इजी है निकालना वो निकालो, देखो निकाल के 0 आएगा, मतलब थॉमस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आ रहा है। और ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्या थॉमस फंक्शन कॉन्टिन्यूस था? नहीं, हर एक पॉइंट पे नहीं था, लेकिन ये पूरे इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। समझ में आ रही है बात? इंटीग्रेशन 0 कैसे आ रहे? देखो करके देखो। मैम समझ में आ रहा है। कल पूछना कैसे आ रहा है 0। अच्छा समझ गया मैम। एक बार ध्यान से देख लोगे उसकी डेफिनेशन तो समझ जाओगे क्यों आ हाँ रहा हाँ है। मैम समझ गया। नहीं समझ में आया तो फिर भी कल पूछ सकते हो। इफ अ फंक्शन, जब आप क्वेश्चन करोगे तो हेल्प हो जाएगी। आज थोड़े से क्वेश्चंस कम होंगे, बट अब फंक्शन f है कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, वही बात कह रखी है, लेकिन यहाँ पे f को कॉन्टिन्यूस बोल रखा है। आप ध्यान से सुनना, क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रहा ही होता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है? यस मैम, बाउंडेड होता है तो आ रहा ही होता है। हाँ, कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे बाउंडेड होता है? यस मैम, मेजर 0 आता है। नहीं, यस कंटिन्यू। कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे बाउंडेड होगा ऐसे इंटरवल। यस मैम। क्यों? मैम ये बाउंडनेस प्रॉपर्टी था, कंटिन्यूटी में पढ़ा था हम। हाँ, वैसे भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर इधर कॉम्पैक्ट इंटरवल है, क्योंकि कॉम्पैक्ट इंटरवल्स पे ही हम बात करते हैं ना, रीमान इंटीग्रेबल। हाँ, तो इसका रेंज जो कॉम्पैक्ट ही होगा। कॉम्पैक्ट पे भेजेगा, तो फिर आपने ये बोलने की जरूरत नहीं है मैंने कहा आपको कि अगर बाउंडेड होगा, तो कॉन्टिन्यूस तो हमेशा ही बाउंडेड होगा इसके ऊपर। यस मैम समझ गया। ठीक है, तो इस कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा, हमने फिर से एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया जैसे हम पहले कर रहे थे, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे ये जो अंदर वाला एफ है ये कॉन्टिन्यूस है, तो जो रिजल्टिंग कैपिटल एफ आएगा ना वो इंटीग्रेबल होगा, सॉरी वो डिफरेंशिएबल होगा। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स
इज डिफरेंशिएबल। एक और बात कि एफ डैश इज इक्वल टू एफ, दो बातें हमें पता चलेंगी, यानी एफ डैश इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, यानी कैपिटल एफ को आप क्या बोल सकते हो, अभी मैं उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगी। कैपिटल एफ इज कॉल्ड प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ। अभी इसकी डिटेल बाद में बताऊंगी, ठीक है। वैसे इंटीग्रेशन को ही प्रिमिटिव बोलते हैं, सिंपल से सिंपल शब्दों में इंटीग्रेशन को ही प्रिमिटिव बोलते हैं, तो ये उसका प्रिमिटिव हो जाएगा क्योंकि कैपिटल एफ स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन है ना। तो देखो मैम, ऊपर वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही फर्क है ना, ऊपर वाला में ये रीमेन इंटीग्रेशन बोला था और इसमें कंटिन्यूअस भी बोल दिया। हाँ, उसमें सिर्फ ये बोला था कि इंटीग्रेबल हो अगर स्मॉल एफ, इसमें ये भी बोल दिया कि अगर रीमान इंटीग्रेबल के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस भी हो जाए, यानी कि सीधे कॉन्टिन्यूअस बोल दिया। तो अब जो रिजल्टिंग फंक्शन आएगा वो डिफरेंशिएबल होगा और उसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ के बराबर होगा। देखो कैसे, लेट कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स नॉट, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं इसके अंदर से, ठीक है। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है तो थोड़ा सा संभल के, एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, ए से लेकर एक्स नॉट एफ टी डी टी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच क्या आएगा, ए से लेकर एक्स नॉट प्लस एच एफ टी डी टी। तो यहां से एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट क्या आएगा, ए से एक्स नॉट एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच तक होगा, ए से एक्स नॉट। देखो ये पॉइंट ए है, ये एक्स नॉट है और ये एक्स नॉट प्लस एच है। ए से एक्स नॉट प्लस एच यानी इस पूरे में से ए से एक्स नॉट वाला माइनस कर दिया, यानी इतना पोर्शन माइनस कर दिया इतना वाला, तो कितना बचा, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा एक्स नॉट से लेकर एक्स नॉट प्लस एच एफ टी डी टी, ठीक है। यहाँ तक सही काम चल रहा है अभी तक। अब यस मैम। अब हमें और क्या चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, मैं एक्स नॉट पे डेरिवेटिव निकालना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ एग्जिस्ट करेगा। नीचे क्या चाहिए होता है डिनोमिनेटर में, इस तरफ सिर्फ एच होगा, एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट चाहिए, यानी यस एच से डिवीजन चाहिए हमें, ठीक है। एफ के बारे में क्या बता रखा है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमने कोई थ्योरम पढ़ी थी, कल कोई थ्योरम पढ़ी थी, ए से बी याद आ रही हो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी माइनस ए, ऐसा कुछ पढ़ा था। यस मैम। फिर मैंने कहा था, ये खैर मैंने क्या सवाल बीच में आ गया था तो ये बात रह गई थी, मैं आप बता देती हूँ। लेमडा एफ सी बन जाता है फॉर सम सी इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कब, जब एफ कॉन्टिन्यूअस हो जाए, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस। अब ये बात कैसे बोली गई है, थोड़ा सा सोचो कि ये जो लेमडा वैल्यू है ये अटेन हो या ना हो, कोई ज़रूरी नहीं होता। फंक्शन का अटेन हो या ना हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो वो हर वैल्यू होती है। तो ये लेमडा वैल्यू इन बिटवीन द पॉइंट्स थी, सुप्रीमम और इनफीमम के, तो उनके बीच की सभी वैल्यूज अटेन करेगा ही। तो यानी कि लेमडा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी हो जाएगा, मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे वो वैल्यू अटेन हो रही होगी। कैसे, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हमेशा रखते हैं, ठीक है निर्मल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस मैम, एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए के, आप ये कहना चाहते हो, ठीक है कोई बात नहीं। तो यानी कि ये कब होगा, जब एफ कॉन्टिन्यूअस होगा, और गिवन है कि एफ कॉन्टिन्यूअस है। अब यहीं से फायदा मिलेगा हमें कॉन्टिन्यूटी का, कि ए टू बी, यानी ए यहाँ पे हमारा कुछ अलग था, ए है एक्स नॉट, बी है एक्स नॉट प्लस एच, ए टू बी में हमें ये काम करना होगा, इसको हमें इक्वल रखना है एफ ऑफ सी, मतलब किसी एफ ऑफ सी टाइम्स, अब सी
एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच के बीच में होना चाहिए, तो सी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस थीटा एच टाइम्स एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट। मैंने ऐसे क्यों लिखा, थीटा क्या है यहाँ पे, सबसे पहला सवाल तो ये थीटा रुको मैम, रुको समझ में दो एक बार। सी तो मतलब अपर इंटीग्रल मतलब लोअर इंटीग्रल, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में रहना चाहिए। मेरी बात कंप्लीट होने दो। हाँ, ये देखो, ये अपर लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ए और बी के बीच के ही किसी पॉइंट पर ये एफ ऑफ सी हो रहा था। ए और बी के किसी बीच के पॉइंट पर ये एफ ऑफ सी आ रहा था ना, सी तो बीच का ही पॉइंट होगा कोई ना कोई। ठीक है, तो ये थीटा क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस थीटा एच। ये थीटा ये गारंटी कर देता है कि एच तो स्मॉल क्वांटिटी है और थीटा 0 से 1 के बीच में होता है। ये आपने मीन वैल्यू थ्योरम में भी पढ़ा होगा, इस थीटा का कई बार यूज़ किया जाता है। ये बस इसलिए होता है, ये इस बात की गारंटी दे देगा कि वो बीच में रहेगा, उसके गारंटी दे लेस देगा। देन इक्वल टू थीटा लेस देन मैम इक्वल ये टू, तो LMBT है, हाँ हमने तो LMBT यूज किया। LMDT ही यूज़ किया। जीरो लेस देन इक्वल टू थीटा एच लेस देन इक्वल टू एच। तो ऐसे थीटा एच 0 से एच के बीच में है, तो एक्स नॉट प्लस थीटा एच किसके बीच में होगा, एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच लेस देन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, थीटा एच आएगा। ठीक है, तो ये गारंटी हमें मिल जाती है, इसलिए ऐसा पॉइंट लिया गया, और ये काफ़ी काम भी आएगा, इसलिए ऐसा पॉइंट लिया। बताओ यहाँ तक क्लियर है? मैम और एक बार दोबारा बताओ। देखो हमने क्या किया, थ्योरम अप्लाई किया, एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए। देखो यहाँ पे जाके एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए, यहाँ पे सी क्या है आपके इस क्वेश्चन के लिए, सी इज इक्वल टू इनके और इनके बीच का पॉइंट होना चाहिए। तो सी हमारा क्या है, एक्स नॉट प्लस थीटा एच। अब सी की गारंटी मैंने यहाँ से दे दी कि ये जो एक्स नॉट प्लस थीटा एच सी के बराबर लिया है मैंने, सी इसी के बीच में लाई करेगा, एक्स नॉट से लेकर एक्स नॉट प्लस थीटा एच, एक्स नॉट से लेकर एक्स नॉट प्लस एच तक। उसी का मैं नीचे प्रूफ लिख रही थी, वो जरा सा है, वो आप देख लोगे। लेकिन मेन पॉइंट जो है यहाँ पे, ये एफ ऑफ सी है, मतलब ये सी है टाइम्स ये बी है और ये आपका ए है। बस मैंने सब्सटीट्यूशन किया है, कुछ नहीं किया। समझ गया मैम। इसके बाद हम ये देखेंगे कि b माइनस ए करने से तो h आ रहा है, और ये h नॉन जीरो क्वांटिटी है पता है, उधर जाके डिवाइड कर देंगे किसके नीचे जाके, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। समझ लो, सिर्फ नोट नहीं करोगे तो चलेगा क्योंकि नोट्स में है। वो वाला h इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस थीटा एच। अब हम क्या करेंगे, अब आपको समझ में आएगा कि ये थीटा एच वाली फॉर्म क्यों ली थी। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव बनाने के लिए तो लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी दोनों तरफ, इधर भी कर देते हैं। इधर क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स नॉट, और इधर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये किसी भी आर्बिट्रेरी एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ए बी के लिए हो गया। तो इसका मतलब एफ डैश आइडेंटिकली एफ के बराबर हो गया इसके अंदर। इसका मतलब ये भी हो गया कि एफ इज डिफरेंशिएबल। ये पहली चीज हमें प्रूव करनी थी, और दूसरी चीज ये भी प्रूव करनी थी कि एफ इज डिफरेंशिएबल, उसका डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डिफरेंशिएबल है। बताओ। यस मैम, समझ गया। ठीक है, एक सेकेंड, मैं तब तक 2 मिनट के लिए आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये इवेलुएट करना है। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, आप रीमान इंटीग्रेबल नहीं भी करते तब भी इसको इवेलुएट कर सकते थे, लेकिन करके देखो एक बार।
रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुई लगता है। जल्दी हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज। काफ़ी क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सारे हमने कर रखे हैं, मतलब 2-4 इस पे से कर ही रखे हैं हमने। इवनिंग में ग्रुप थ्योरी के प्रीवियस ईयर डिस्कस करने हैं ना। मैम प्रीवियस से नहीं, वो डिप्स वाला नहीं असाइनमेंट। बोला आपने। लेकिन प्रीवियस ईयर भी हो जाएंगे अगर वो असाइनमेंट कंप्लीट हो गया तो। प्रीवियस ईयर वो देखा मतलब मैम Previous year- वो तो नहीं हुआ अभी तक। मतलब आपने बाद में जो अपलोड किया ना होमोमॉर्फिज्म ऑप्टोमॉर्फिज्म वाला जो, हाँ हाँ, वही वाला तो पूछ रही हूँ। कर लो तो मैम प्रीवियस ईयर नहीं हुआ। कर लो ना, अभी 7 कहाँ बजे। लो मैम ये कैसे होगा आप ही बताओ। ये तो इसके बाद एग्जाम दूंगा, फिर उसके बाद एक डाउट लेना है आपसे आज। मतलब वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो था ना मैम सर होमोमॉर्फिज्म वाला, हाँ उससे मैम थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा एक बार मतलब दिखा देना एक बार, तो वो लूंगा। उसके बाद टिप्स का 32 या 35 ऐसा कुछ क्वेश्चन है, वो डिस्कस होगा। रखना चाहिए ना, अभी तक हाँ करके रखते। क्या करके? मैं कह रही हूँ असाइनमेंट करके रखते ना अभी तक। वो तो आपने बोला था ना उसके बाद मतलब काल होगा, इसलिए मैंने थोड़ा। तुलसीदास क्या कह गए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। कब मेरे को मैम लगता क्या है ना बोला? ये तुलसीदास को अगर ये ग्रुप थ्योरी पढ़ना होता ना तो उन्होंने भी ऐसे यही बोल देता। ग्रुप थ्योरी मैंने खुद बहुत पसंद है। बताओ आंसर आ गया क्या आपका? आंसर तो मैम रुको मैम। ठीक है, सिर्फ असाइनमेंट डिस्कस होगी आज। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं शेड्यूल दिखा दूंगा आपको और मैं खुद भी देख लूँ मैंने कल क्या शेड्यूल बनाया, मुझे भी तो याद आना चाहिए कल का शेड्यूल। एकदम जोर मार के पढ़ाई करो अच्छे से। कल ओडी की क्लास है और ग्रुप के प्रीवियस ईयर कल डिस्कस होंगे और परसों रीमान की असाइनमेंट्स। हाँ मैम वो तो कर लेंगे। कल 7 बजे तक तो हो जाएंगे ना प्रीवियस ईयर। हाँ हाँ कम है, हो जाएंगे आराम से। वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैम इसका 0 आ रहा है मेरा। ध्यान से नहीं किया मतलब। -1 से 0 में क्या फंक्शन बन रहा है, x तो x ही रहेगा, उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं रीमान इंटीग्रेशन के अंदर?
ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी थी ना, अगर मैम यस मैम। 0 पर भी इंटीग्रेबल है -1 आएगा। ब्रेक कर देंगे। हाँ, -1 आएगा। तो वो ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। करते तो आज तक भी हम ऐसा ही थे, लेकिन बस वो नाम नहीं दिया था। रुको मैम प्लीज, एक बार रुक जाओ मैम। हाँ मैम, -1 हो रहा है। इसके अंदर तो ये क्या बन जाएगा, -1 -x, और इसके अंदर ये बन जाएगा 0 -x। तो सॉल्व ये कर लिया होगा आपने। हाँ ठीक है, आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रिमिटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? किसी भी फंक्शन का प्रिमिटिव क्या होगा? सच दैट उस फंक्शन को, मतलब प्रिमिटिव क्या होगा कि उस फंक्शन का, वैसे तो इंटीग्रेशन होता है सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन इंटीग्रेशन भी हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। देखो, अभी एक दो बातें और बताऊंगी मैं इसके बारे में, और जो मैं इसके एग्जांपल्स दूंगी ना, वो आपके काम आ सकते हैं। मतलब क्वेश्चन थ्योरेटिकली अगर एग्जाम में पूछा जाता है बाय चांस, तो ये जो इसके रिगार्डिंग इसमें इसके अंदर से पूछा जा सकता है कि प्रिमिटिव एग्जिस्ट करेगा तो वो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा या नहीं, रिमान इंटीग्रेबल होगा तो प्रिमिटिव होगा या नहीं, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। तो देखो, कैपिटल एफ को स्मॉल एफ का कब प्रिमिटिव कहेंगे? अगर कैपिटल एफ का डेरिवेटिव करके स्मॉल एफ आ जाए। ठीक है, कैपिटल एफ स्मॉल एफ का प्रिमिटिव कब कहलाएगा? अगर कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ आ जाए। सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब का प्रिमिटिव क्या है? टू एक्स स्क्वायर। एक्स टू दी पावर 4/4 होगा। एक्स की पावर 4/4। कॉस एक्स का प्रिमिटिव क्या होगा? साइन साइन एक्स। ठीक है, गलत बोल दिया उसका मतलब। हाँ, x+1 का प्रिमिटिव क्या होगा? x²/2 + x। यानी कि इनका डेरिवेटिव किया जाए और ये ऑब्टेन हो जाए, इनका डैश ये हो जाए, इनका डैश ये हो जाए, इनका डैश ये हो जाए। यानी कि प्रिमिटिव जब आपसे पूछा जा रहा है तो सिंपल भाषा में क्या पूछा जा रहा है, मतलब अपनी इंटीग्रेबिलिटी वाली भाषा में, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इसलिए कई बार नाम इसका एंटी डेरिवेटिव भी आपने कहीं पढ़ा होगा। लेकिन एक दो बातें हैं जो जानना ज़रूरी है इसके बारे में, कि अगर मतलब किसी फंक्शन का प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है। वो वाला कांस्टेंट नहीं रखता ना, क्या? मतलब उसको इंटीग्रेशन करके तो एक कांस्टेंट आता है, किसको? मतलब जिसका प्रिमिटिव निकलना है, मतलब अगर प्रिमिटिव का मतलब इंटीग्रेशन होता या एंटी डेरिवेटिव होता हम्म, तो उसको नहीं रखना है ना प्रिमिटिव में। हाँ हाँ, कांस्टेंट नहीं आएगा इस केस में, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है मैम। कांस्टेंट भी आ सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप ये रख दोगे तो भी तो ठीक है। पर प्रिमिटिव की ये भी प्रिमिटिव बन जाएगा, फिर ये भी, इसके अलावा भी और प्रिमिटिव बन जाएंगे। ठीक है, तो खैर अभी हमें इसको इस सेंस में तो यूज़ करना नहीं है। हम इसके एक और बात बताती हूँ, मैं इसको रीमान इंटीग्रेबिलिटी से रिलेट करती हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिमिटिव ऑफ अ फंक्शन डज नॉट इम्प्लाई कि उसका वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। रीमान इंटीग्रेबिलिटी देखो कैसे, जैसे कि कोई फंक्शन लेती हूँ मैं, कैपिटल एफ मान लेंगे।
ये फंक्शन ले लिया हमने एक्स स्क्वायर साइन 1/x², क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? पहले मैं पूरा लिख देती हूँ। क्या ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है? मैम डिफरेंस यस, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे 2 से बड़ी पावर है ना, इसके ऊपर पावर कितनी है 2, तो हम यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। हमने तरीके पढ़े हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करने के। हाँ ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालती हूँ मैं। इसका डेरिवेटिव निकालना जरा। नॉन जीरो के लिए तो ये फंक्शन बढ़िया फंक्शन है, ठीक है। जीरो पे अलग से डेरिवेटिव आपको निकाल के चेक करना हो तो कर लो। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जीरो। तो जीरो पे आपने डेरिवेटिव चेक किया, और नॉन जीरो के लिए तो आप डायरेक्टली इसको डेरिवेट कर सकते हो जैसे आप करते हो अपनी प्रोसेस में। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो लगा दोगे, ये आ जाएगा एक्स साइन 1/x², तो ये जीरो ही आ जाएगा। मतलब जीरो पे डेरिवेटिव जीरो है, और नॉन जीरो के लिए हम डायरेक्टली डेरिवेटिव कर लेते हैं 2x साइन 1/x², और फिर साइन 1/x² का करेंगे और ये वाला एज इट इज रखेंगे, प्लस x² साइन 1/x का कॉस 1/x² माइनस 2/x³, ठीक है, सच दैट x इज नॉन जीरो। एक बार ये फंक्शन लिख ले, 2x साइन 1/x² माइनस 2/x कॉस 1/x², और जीरो पे जीरो है ये। आप कहोगे कि ये मैंने क्या किया। देखो, इसको स्मॉल एफ फंक्शन मान लो। इस स्मॉल एफ फंक्शन का, ये स्मॉल एफ फंक्शन कैसे आया? कैपिटल एफ को डेरिवेट करके, यानी कैपिटल एफ इज द प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ। ऐसे लिख सकती हूँ मैं, एफ इज द प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ। यस और नो? ये स्मॉल एफ है जिसको डेरिवेटिव करके आया था, और वो कैपिटल एफ है। कैपिटल एफ का डेरिवेटिव करके ही हमने स्मॉल एफ ऑब्टेन किया है। तो जो डेरिवेटिव करने के बाद जो फंक्शन आया उसको मैंने स्मॉल एफ मान लिया। मतलब प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ एग्जिस्ट्स। कैपिटल एफ क्या बन जाएगा? उसका प्रिमिटिव, और इसका मतलब है कि प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ एग्जिस्ट। अगर स्मॉल एफ का प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर गया तो ये तो ठीक है एक बात, पर क्या स्मॉल एफ रीमान इंटीग्रेबल है? वापस आते हैं, स्मॉल एफ रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है? ये है स्मॉल एफ आपका, इसको चेक करो, ये रीमान इंटीग्रेबल है। जीरो पे इसको दिक्कत हो सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ जीरो पे ही क्यों ना चेक किया जाए। जीरो पे जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो देखेंगे कि ये तो जीरो आ जाएगा, और ये कुछ बाउंडेड आएगा। मैम ये रीमान इंटीग्रल तो होगा। कैसे? मैम नहीं होगा मैम, ये फंक्शन तो अनबाउंडेड है। फंक्शन अनबाउंडेड है, जीरो के करीब जा रही है, तो देख रहे हो कि यहाँ पे जीरो के आसपास इसकी लिमिट क्या आएगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। मतलब जीरो के आसपास ये देख रहे हो कि ये फंक्शन इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, तो फंक्शन अनबाउंडेड है, चाहे क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड हो, डजेंट मैटर। अगर फंक्शन अनबाउंडेड है तो वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं हो सकता। यहाँ पे आप मान लेते कि ये किसी क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 पे डिफाइंड है, ऐसे मान लो। नहीं तो आप कहोगे कि ये तो आर पे डिफाइन कर रखा है, नहीं क्लोज्ड इंटरवल पे ही डिफाइंड है। लेकिन ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है। डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट तो एक ही है, लेकिन फंक्शन बाउंडेड ही नहीं था, तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कैसे होगा? तो स्मॉल एफ रीमान इंटीग्रेबल नहीं था, लेकिन उसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर रहा था। स्मॉल एफ का समझ गया मैम। डेरिवेटिव टाइप एग्जिस्ट कर रहा था, बट वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं था। और अगर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ले लूँ तो उसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर जाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों तरफ से है बात। तो इफ एफ बिलोंग्स टू आर ए बी नीड नॉट इम्प्लाई कि उसका, ज़रूरी नहीं है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, प्रिमिटिव एग्जिस्ट करे। कर सकता है मैं कौन सा एग्जांपल दो गया? मैम कोई भी फंक्शन ले, एक्स स्क्वायर ले किसी भी क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 में ले लिया,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका प्रिमिटिव एक्स क्यूब बाई 3 है और ये रीमान इंटीग्रेबल भी है क्योंकि बढ़िया कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन है। तो अब हम ऐसा रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन लें जिसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैम पॉपकॉर्न फंक्शन होगा। प्रिमिटिव उसको तो कर ही रहा है एग्जिस्ट। अच्छा प्रिमिटिव नहीं, उसका प्रिमिटिव तो एग्जिस्ट कर जाएगा। उसका इंटीग्रेशन करने और ना करने की बात है। देखो एक सिंपल सा फंक्शन भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है? यस मैम। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? नो मैम। कॉन्टिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पे नहीं है? 1/2 पे। इधर से 1/2 पे कुछ और लिमिट आ रही है, इधर से कुछ और आ रही है, तो 1/2 पे कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। अब बात आ जाती है कि इसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट करेगा क्या? ऐसा कोई फंक्शन नहीं एग्जिस्ट कर सकता। वैसे तो देखो कोई दिक्कत नहीं है इसको, लेकिन 1/2 की जब हम बात करते हैं तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा जिसका 1/2 पे इस तरीके से डेरिवेटिव करें और ये आ जाए और इधर से 1/2 पे करें तो ये आ जाए। 1/2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर देते, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते। मान लो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर मैम लेते। 1/2 में क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पे मैं रखती हूँ ना, ये इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इसका प्रिमिटिव अगर मिलेगा, मतलब इंटीग्रेशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। तो अगर वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मान लो 4x क्यूब बाई 3 और 8x स्क्वायर बाई 2, तो वो इस टाइप का होगा। 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2, 1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो कुछ इस तरीके से होगा। समझ गया मैम। 1/2 वो थ्योरम हम काम में लग रहे हैं ना? हाँ वो थ्योरम काम में आएगा। हाँ मैम। इंटीग्रेबिलिटी हाँ ऊपर में मैम आप जो फंक्शन डिफाइन किया उसमें मैम एक हाफ को तो लेस देन लेना होगा। एक हाफ को लेस देन लेना होगा। ठीक है, गलती से लिख दिया। कॉन्टिन्यूअस वो है ना, ठीक है। दोनों पे x इक्वल टू 1/2 पे दो वैल्यूज आ जाएंगे, फिर तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम इसका प्रिमिटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर प्रिमिटिव बना तो ये जो प्रिमिटिव है स्मॉल f का कैपिटल F, जो भी आप बोल रहे हो, इस प्रिमिटिव को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्योंकि हम क्लोज्ड इंटरवल में बात कर रहे हैं और इंटीग्रेबिलिटी की बात कर रहे हैं और रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑलरेडी गिवन था, तो इसका इंटीग्रेशन तो कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए था, बट ये तो कॉन्टिन्यूअस आया ही नहीं, डिसकॉन्टिन्यूअस आया है ऑन x इज इक्वल टू 1/2। सो दैट इज वाई प्रिमिटिव एग्जिस्ट नहीं करता इस फंक्शन का, बट ये रीमान इंटीग्रेबल है क्योंकि इसकी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एक ही थी और फंक्शन बाउंडेड था। ठीक है, यस मैम। तो हर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करे ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं होता। इस केस में इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रेशन और प्रिमिटिव एक ही बात है। प्रिमिटिव और रीमान इंटीग्रेशन यहाँ पे एक ही बात है जब तक आप बाउंडेड इंटरवल में रह के बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेबल होने का मतलब ये नहीं कि उसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, अब आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है और सबसे बेसिक थ्योरम है। इसका प्रूफ आप पढ़ लेना नोट से, अच्छा प्रूफ है, इजी सा। अगर कोई स्मॉल एफ फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल, और हमें पहले से ही बता रखा है कि कैपिटल एफ इज द प्रिमिटिव, यानी हम जानते हैं कि कैपिटल एफ इज द प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो हम ये बात भी जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी इसका प्रिमिटिव के अंदर हम लिमिट्स पुट कर देंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स के अंदर
हम ए से बी लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम मान लो यहाँ पे साइन एक्स रखा है हमने, तो साइन एक्स का प्रिमिटिव क्या होता है? साइन एक्स का प्रिमिटिव होता है माइनस कॉस एक्स, और हम जानते हैं हम इसी तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, इसका प्रिमिटिव डाल देते हैं यहाँ पे, और जब हमें प्रिमिटिव नहीं पता होता डायरेक्टली तो हम इंटीग्रेशन पार्ट, सब्सटीट्यूशन और पता नहीं क्या क्या मेथड्स लगा के प्रिमिटिव निकालने की कोशिश करते हैं और उसके बाद लिमिट पुट करते हैं। और भी तरीके हैं इंटीग्रेट करने के, पर जब प्रिमिटिव पता है तो इस तरीके से किया जा सकता है। और भी तरीके हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के, तो खैर तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यस मैम। प्रूफ की कोई खास ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ठीक है मैम। पढ़ना हो तो आप नोट से पढ़ सकते हो। चलो अब क्वेश्चन वाली थ्योरम कराती हूँ मैं। वैसे ये भी कहीं ना कहीं यूज़ हो सकती है, बाकी देखना असाइनमेंट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब मैं क्वेश्चन वाली थ्योरम कराती हूँ। एक तो है मीन वैल्यू थ्योरम्स कर रहे हैं, मतलब हम एक तो है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम और एक है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट मीन वैल्यू और सेकंड मीन वैल्यू। देखो मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल कैलकुलस भी है, और मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल में तो कर ही चुके थे। अगर एफ और जी रीमान इंटीग्रेबल हैं किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, एंड जी कीप्स द सेम साइन ओवर ए बी, then there exists a lambda such that ठीक है, जी कीप्स द सेम साइन, मतलब उसका साइन चेंज नहीं होता। अगर वो फंक्शन ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर उसका ग्राफ है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे ग्राफ है तो नीचे ही रहेगा, क्रॉस नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, या तो इसके ऊपर ही रहेगा। जीरो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन क्रॉस करके नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं हो सकता। तो जी कीप्स द सेम साइन ओवर द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये बात मैंने अब नोटिस की, तो मैं इसका लॉजिक बताऊंगी, कल मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर lambda between, भाई देयर एग्जिस्ट अ नंबर lambda, यहाँ लिख देती हूँ, between the bounds of f on closed interval such that ये कंडीशन होल्ड होती है। मतलब क्या गिवन है हमें? दो बातें गिवन है कि f और g रीमान इंटीग्रेबल होने चाहिए और g अपना जो साइन है वो सेम रखेगा, तो हमें कोई ना कोई लैम्डा एग्जिस्ट करता हुआ मिल जाता है f के बाउंड्स के बीच में, सच दैट ये जो इंटीग्रेशन है a टू b, ये बन जाता है लैम्डा टाइम्स a टू b g dx, यानी कि इस f को बाहर निकालने की एक तरकीब है। और लैम्डा कहाँ से बिलोंग करता है? इसके बाउंड्स के बीच में। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ स्मॉल m लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। इसको हम क्या बोल रहे हैं? GLB ऑफ f। ये हम बातें पहले यूज कर चुके हैं, हमें कुछ नया खास लग नहीं रहा है इसमें, बस ये चीज़ नहीं है। और g का वो साइन सेम रखने वाली बात, ये GLB है f का और ये LUB है f का, ठीक है। इन थ्योरम्स को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ओके मैम। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया तो, अगर f कॉन्टिन्यूस हो गया तो, अभी तो सिर्फ रीमान इंटीग्रेबल है, तो कहाँ पे फर्क आएगा? एफ और जी दोनों ही कंटिन्यूअस हो? नहीं, f सिर्फ f का होना काफी है। ये लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा अगर f कॉन्टिन्यूस हो? अच्छा, एफ सी आ जाएगा, हाँ समझ गया। तो कोई ना कोई c एग्जिस्ट कर जाएगा हाँ क्लोज्ड इंटरवल a b से, such that this is equals to fc a to b g dx। बस यही फर्क है ना मैम? हाँ बस यही फर्क है, हाँ और कोई फर्क नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम है।
ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, जैसे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या टाइम हुआ है? 3.10 3.10 हो गया। जस्ट एक क्वेश्चन ही कराना है मुझे और एक तो आपको घर के लिए देना है, बस काफ़ी है इतना। y 1 + x² dx, ठीक है। ओके अब देखो f इंटू जी पहचानो, इसमें f और g पहचानो, मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। इसके इनके पूछा हुआ है बाउंड्स बताओ, ये अगर किसी a और b के बीच में है ना, ऑप्शन आ सकते हैं, इसको s बोल दिया जाए तो ऑप्शन 1 s इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/4, ऑप्शन 2 s इज लेस देन इक्वल टू 1 - cos 1, ऐसे ऐसे ऑप्शंस बन सकते हैं, ठीक है। f को पहचानो, g को पहचानो, f इंटू जी करना है हमें। एफ होगा साइन एक्स और जी होगा 1 + x²। हाँ, किसी को भी ले लो, उल्टा सीधा कैसे भी ले सकते हो। देखो, दो उल्टा तरीके सीधा के आंसर्स लिख के। पॉसिबल होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, 2 तरीके के आंसर्स इसमें पॉसिबल होंगे, उस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा। एक बार f को g में चेंज कर दोगे, मतलब एक बार f को sin x लोगे, एक बार 1 + x² लोगे, उस हिसाब से अलग अलग आंसर आएंगे। एक बार ये ले लिया और एक बार ऐसे ले लोगे, g को sin x, ठीक है। अगर f को sin x लिया है तो क्या होगा, f बाहर आता है ना, आप जानते हो। और एक और बात, कॉन्टिन्यूटी देख लो दोनों फंक्शंस की, दोनों फंक्शन बढ़िया कॉन्टिन्यूअस हैं, ऊपर नीचे रीमान इंटीग्रेबल है, तो ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है, यानी ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी और प्रोडक्ट रीमान इंटीग्रेबल भी हो जाएगी। अच्छा, 1-2 बातें और करनी रह गई अभी आपसे, एक और लेक्चर लेना पड़ेगा, ये लेक्चर या तो थोड़ा लंबा जाता, मैंने कहा था ना कंपोजिशन और 2-4 बातें और करूँगी, चलो आधे घंटे का उसमें और काम रह गया है, ठीक है, करा दूँगी, या तो इवनिंग में करा दूँ, देखती हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा काम और रह गया रीमान में। हाँ, तो f हमने sin x ले लिया, g हमने 1 + x² ले लिया, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 fg dx को क्या लिखते हैं, जब कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हो तो fc, कोई ना कोई c एग्जिस्ट कर जाता है, fc 0 to 1 g dx, ऐसे लिखते हैं, यही हम लिख लेते हैं। यस मैम। तो 0 to 1, अब हमारा f बाहर आएगा, तो f कुछ ना कुछ c पर बाहर आएगा, तो sin c इंटीग्रेशन 0 to 1 डॉट 0 to 1 g, व्हाट इज g, 1/1 + x² dx, ठीक है। यहाँ पे क्या रखें, sin x/1 + x² dx, ठीक है। अब देखो, अब हमें बाउंड्स निकालने हैं, तो हम sin c के बाउंड्स निकालने हैं, तो उसके बाउंड्स भी पता चल जाएंगे, और ये इंटीग्रेशन को क्या सॉल्व किया जा सकता है, पहले वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करना तो बड़ा यस मुश्किल है, मैम। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, π/4 tan होगा। + x, यस, tan इनवर्स x और उसके बाद 1 0, sin c मतलब इंटू, मतलब π/4 आ गया ये, तो ये sin c इंटू π/4 आ गया। अब ये sin c बचा है, देखो c कहाँ से कहाँ तक था, 0 लेस देन इक्वल टू c लेस देन इक्वल टू 1 था, ये आप जानते हो। तो हमारा sin c यस कहाँ से कहाँ तक बाउंडेड होगा, sin c 0 से 1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ना, तो मैं ये लिख सकती हूँ, यस और नो। एकदम। यस मैम। तो बस इसी बात का इस्तेमाल अब हम करेंगे, 0 to 1 sin x/1 + x², ये चीज इसके बराबर है sin c π/4, और sin c इंटू π/4 इंटू π/4 करोगे तो आप, मैं क्या डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख दूँ कि ये चीज लाई करेगी, एक सेकेंड 0 से 0 से, हाँ बिल्कुल, sin 1 π/4 के बीच। 0 से sin 1 π/4 के बीच, ठीक है ये बात। इसको sin 1 थोड़ा into π/4 होगा। यहाँ पे लिख दो ऐसे, 0 to 1 sin x, बिल्कुल ऐसे ही आएगा आंसर। ठीक है, हम दूसरा आंसर निकालते हैं इसी हिसाब से, बाय 1 + x², ठीक है, dx आ गया। तो इस तरीके के कुछ बाउंड्स पूछे जाएंगे हमसे।
अगर हमसे पूछा जाता है एग्जाम में तो कुछ इस तरीके से बाउंड्स पूछे जाएंगे। अब दूसरे तरीके से हम निकाल लें अगर जी और एफ का रोल इंटरचेंज करके। क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है नोट्स में जो आपको घर से ट्राई करना है। मैं आपको इसका दूसरा पार्ट भी करा देती हूँ जिसमें हम एफ और जी के रोल को इंटरचेंज करेंगे। अब हम एफ को 1/1 + x² मानते हैं और जी को मानते हैं sin x। ठीक है, तो अब क्या होगा 0 to 1 sin x/1 + x² dx में से कौन बाहर आएगा? हमारा f बाहर आता है जो भी कॉन्टिन्यूस होता है। हम रोल को इंटरचेंज क्यों कर पा रहे हैं? एक सेकेंड हाँ, एक चीज और चेक करनी है, हम वहाँ पे मिस कर रहे हैं। हमें ये चीज चेक करनी थी, g कीप्स द सेम साइन ओवर द क्लोज्ड इंटरवल। जो g वाला फंक्शन है उसकी खास बात ये होनी चाहिए, रीमन इंटीग्रेबल तो दोनों होंगे, हमें g पर अपना फोकस रखना है। g वाला कीप्स द सेम साइन ओवर द क्लोज्ड इंटरवल। तो g वाला जो फंक्शन, g वाला जो फंक्शन है हमारा, हाँ साइन x 0 से 1 में, इस केस में g ये था, तो 0 से 1 में क्या ये सेम साइन रखता है? 0 पे आप देखोगे 1, क्योंकि ये भी मोनोटोन फंक्शन है, अभी आप देखोगे कि ये मोनोटोन फंक्शन है। और 1 पे ये मतलब ये पॉजिटिव रहता है 0 से 1 में, वैसे भी ये पॉजिटिव फंक्शन है बेचारा। और साइन x क्या है 0 से 1 के अंदर, इसको भी आप चेक कर लो इसका साइन सेम रहता है कि नहीं, तभी तो रोल इंटरचेंज कर पाएंगे, है ना? तभी तो मैं नीचे वाला तरीका लगा पाऊंगी, क्या इसका साइन सेम रहता है? हाँ बिल्कुल, 0 से sin 1 के बीच में, मतलब पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रहता है, नेगेटिव नहीं जाता कभी ये, तो इसलिए हम रोल इंटरचेंज कर पाएंगे। ये कीप्स द सेम साइन, यस। और ये फंक्शन की अब हम थोड़े से बातें करेंगे इसके बारे में, बाउंड्स वगैरह के। तो अब मुझे इसको बाहर निकालना है, सॉरी ये जी फंक्शन मान रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब f वाले फंक्शन को बाहर निकालना है, तो ये क्या इसके इक्वल हो जाएगा 0 to 1 sin x dx। और हम इसको f of c क्यों ले पाए? f of c क्यों ले पाए इसको? क्योंकि f कॉन्टिन्यूस था। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए चलनी है, ठीक है? कॉन्टिन्यूस होगा तभी आप ऐसे कर पाओगे इसको, रेस, ठीक है? यस मैम। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम निकाल देंगे, -cos x -cos 1 प्लस, मतलब ये आ जाएगा 1 - cos 1, सॉल्व कर लेना। इसकी बात करनी है, अब हमें इसके बाउंड्स की बात करनी है, 1/1 + c² के बाउंड्स। ये इंटरवल हमें गिवन था 0 से 1, तो इस इंटरवल के अंदर अगर मैं बात करूं तो 0 पे ये वैल्यू क्या लेता है? अगर मैं इस मान लो इसको किसी फाई के इक्वल मान लेती हूँ, तो मैं अगर इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करके आपको बताऊँ तो ये फंक्शन मोनोटोन है। बहुत अच्छी बात है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है? तो इसलिए <0 आ रहा है फाई डैश, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मतलब 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, 0 पे ऑब्वियसली ये 1 दे रहा है, तो 1/1 + c² < 1, और 1 पे मिनिमम है, 1 पे मिनिमम है, यानी 1/2 मिनिमम है। तो बस 1/2 1 - cos 1 से लेकर ये लाई कर रहा है किसके बीच में? 1 × 1 - cos 1, ठीक है? यहाँ पे क्या आना है? जो भी हमारा इंटीग्रेशन आना है, ये दो बाउंड्स और निकल के आ गए। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं? बात तो क्लियर हो गया मैम। तो मैम किसको यूज करूं? इसको यूज करूँ तो क्वेश्चन के ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। हाँ मैम, दोनों को ही। भी करूँ वो तो क्वेश्चन के ऑप्शन जिस तरीके से आएंगे वो उस तरीके से आपको दिमाग लगा के यूज करना होगा। असाइनमेंट दे रही हूँ, उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे 7-8, इनको ट्राई कर लेना, ठीक है? बाकी 2-4 बातें जो रह गई वो असाइनमेंट के साथ साथ डिस्कस हो जाएंगी, और उनके 1-2 पेजेस के जो नोट्स हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो जब इसकी असाइनमेंट डिस्कशन होगी बाकी की बची हुई 2-4 बातें वो भी डिस्कस हो जाएंगी। बहुत कम बातें रह गई हैं अब तो। ठीक है मैम, समझ तो गए मैम।